नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे फाउंडेशनल फेज की जो यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससीज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कह सकते हैं एक हॉट टॉपिक है, वैदिक काल। अच्छा, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। वैदिक काल को लेकर एग्जामिनर्स का सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है? वो कौन सी एक चीज है जहां ज्यादातर एस्पिरेंट्स फिसल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं? तो जवाब है दो अलग अलग दौरों के बीच का कंफ्यूजन। एग्जामिनर्स को पता है कि यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं और वो इसी का फायदा उठाते हैं। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को, इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इसकी टाइमलाइन को ठीक से समझना। तो चलिए इस ट्रांजिशन की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, वैदिक काल, जिसे हम द वैदिक एज कहते हैं, ये असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, जो करीब 1500 से 1000 बीसीई तक चला। इस वक्त में आर्यंस का फोकस था सप्त सिंधु रीजन, मतलब आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका। फिर आता है 1000 बीसीई का वो ट्रांजिशन पॉइंट, जहां से शुरू होता है लेटर वैदिक पीरियड, जो 600 बीसीई तक चला। और इस दौर में एक्सपेंशन हुआ गंगा यमुना दोआब की तरफ। ये जो जियोग्राफिकल शिफ्ट है ना, सप्त सिंधु से गंगा यमुना, यही सारे बदलावों की जड़ है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव की, समाज यानी सोसाइटी। देखते हैं कि कैसे एक कबीलाई, एक ट्राइबल स्ट्रक्चर एक किंगडम में, एक राज्य में बदल गया। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर नहीं, ऑक्यूपेशन पर यानी काम पर आधारित थी। मतलब सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था, काफी खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, यही सिस्टम एकदम रिजिड हो जाता है, बर्थ बेस्ड बन जाता है। एक साफ सुथरा हायरार्किकल ऑर्डर, एक पिरामिड की तरह। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? जब लोग सेटल हुए, खेतीबाड़ी करने लगे, सरप्लस अनाज होने लगा, तो समाज को कंट्रोल करने के लिए एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा सख्त स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस हुई। और हाँ, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी से रिजिडिटी का चेंज है ना, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, इसे ध्यान में रखना है। समाज में ही एक और अहम बदलाव देखने को मिलता है, और वो है महिलाओं की स्थिति में। अर्ली वैदिक पीरियड में उन्हें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल थी। वो पढ़ लिख सकती थीं, यहाँ तक कि सभा और समिति जैसी पॉलिटिकल असेंबलीज में भी हिस्सा लेती थीं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। उन्हें पब्लिक रोल से, इन सभाओं से बाहर कर दिया गया और उनकी पोजीशन, आप कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो गई। अब जरा पॉलिटिकल सिस्टम पर नजर डालते हैं। शुरू में सिस्टम कैसा था? ट्राइबल पॉलिटी, मतलब कबीलों पर आधारित। इन कबीलों को जन कहते थे, और जो राजा होता था, राजन, वो इलेक्टेड होता था। सभा और समिति जैसी असेंबलीज उसे चुनती भी थीं और कंट्रोल भी करती थीं। लेकिन बाद में जब लोग एक जगह बस गए तो जन से जनपद बनने लगे। कुरु, पांचाल जैसे बड़े बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स उभर कर सामने आए, और अब राजा का पद हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत, और राजा पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो गया। और ये जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, इसे ये चार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। देखिए, अर्ली वैदिक इकोनॉमी का मेन फोकस था पैस्टोरलिज्म, मतलब पशुचारण। गाय, मवेशी ही असली धन थे। खेती होती थी लेकिन सेकेंडरी थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पासा पलट गया। लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जंगलों को साफ किया गया, और एग्रीकल्चर यानी खेती मेन ऑक्यूपेशन बन गई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, फ्रॉम अ पैस्टोरल इकोनॉमी टू अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो हमने सोसाइटी और इकोनॉमी में बदलाव देख लिए। अब बात करते हैं बिलीफ्स की, यानी आस्था और धर्म की। यहाँ भी एक गहरा बदलाव आया। चलिए देखते हैं कि कैसे सिंपल नेचर वर्शिप जटिल रिचुअल्स में बदल गई। अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन काफी सीधा साधा था। लोग नेचर गॉड्स की पूजा करते थे, जैसे इंद्र जो युद्ध के देवता थे, अग्नि जो दूत थे, और वरुण जो कॉस्मिक ऑर्डर के देवता थे। रिचुअल्स बहुत सिंपल होते थे, जो घर पर ही किए जाते थे। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सब बदल गया। अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यज्ञ और बलिदान सेंट्रल हो गए, और इन जटिल रिचुअल्स को करवाने के लिए एक पावरफुल प्रीस्टली क्लास यानी ब्राह्मणों का उदय हुआ, जिनकी समाज में पकड़ बहुत मजबूत हो गई। और हाँ, सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं, इसी दौर में एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल शिफ्ट भी आया, जिसे हम उपनिषदिक थॉट कहते हैं। यहीं से आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे डीप कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए।
ये वो विचार थे जिन्होंने आगे चलकर पूरे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी की नींव रखी। यूपीएससी मेंस में अक्सर इस फिलोसॉफिकल शिफ्ट से जुड़े सवाल आते हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई हमें ये सब पता कैसे चलता है? व्हाट्स द एविडेंस? इसके सबूत क्या हैं? और ये भी एग्जाम्स के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, हिस्टोरियंस ने इस वैदिक एज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसे समझने के लिए मेन रूप से दो तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। पहला, लिटरेरी सोर्सेज, यानी वो सारे ग्रंथ जो हमें मिले हैं, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी खुदाई से मिले फिजिकल रिमेन। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेद। इनमें जो सबसे पुराना है, ऋग्वेद, वो अर्ली वैदिक पीरियड की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। और बाकी के जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इनसे जुड़े दूसरे ग्रंथ जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल में बताते हैं। और ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जिसे याद रखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री हमें ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब शहरों की खुदाई से मिली चीजों से पता चलती है, लेकिन वैदिक एज की हिस्ट्री मेन रूप से लिटरेरी एविडेंस, यानी इन ग्रंथों पर आधारित है। ये एक बड़ा फर्क है। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि इस पूरी चर्चा का सार क्या है, फाइनल टेकअवे क्या है? अगर सब कुछ एक सिंपल फ्रेमवर्क में समेटना हो तो वो क्या होगा? वो मैजिक नंबर है 3। जी हाँ, वैदिक एज के इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए बस ये 3 बड़े बदलाव याद रखने हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का पैस्टोरल से एग्रीकल्चरल हो जाना, मतलब पशुपालन से खेती की तरफ शिफ्ट। दूसरा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ट्राइबल से टेरिटोरियल हो जाना, यानी कबीलों से राज्यों का बनना। और तीसरा, सबसे अहम, सोशल ऑर्डर का फ्लेक्सिबल से रिजिड हो जाना, मतलब एक लचीले समाज से एक कठोर, जन्म आधारित हायरार्की वाले समाज में बदलाव। बस ये 3 पॉइंट्स, ये वैदिक एज पर किसी भी सवाल को क्रैक करने का गोल्डन रूल है। इन फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझ लिया तो वैदिक एज एक हाई स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। फिर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। इतने सारे प्राचीन बदलाव जो हमने देखे, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका असर आज भी प्रेजेंट डे इंडिया पर दिखाई देता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।